बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दो अहम खबरें और वो दो अहम खबरें हमने आप तक पहुंचानी है। एक तो आजम सवाती केस के हवाले से, आपको पता है आजम सवाती केस का फैसला आ चुका है, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि वो फैसला किन सर्कमस्टांसेस में और क्यों आया है। इतने अरसे से आजम सवाती की बेल एप्लीकेशन लगी हुई थी, लेकिन उस पर फैसला नहीं हो रहा था और आज फैसला हो गया। इसकी वजूहात मैं आपको इस व्लॉग में बताऊंगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हम आज व्लॉग में डिस्कस करेंगे अपने, वो इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से। अभी थोड़ी देर पहले समाअत हुई और वो फैसला महफूज कर लिया गया है। क्या फैसला आने वाला है बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से, ये भी हम आपको बताएंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन जरूर दबाएं, फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। आजम सवाती केस एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। मुतनाज़ा ट्वीट केस में आपको पता है कि आजम सवाती पे मुतादिद मुकदमात कायम किए गए और इन मुकदमात में पहले उनको बलूचिस्तान से बेल मिली और उसके बाद फिर सिंध से बेल मिली और फिर उनको इस्लामाबाद ट्रांसफर कर दिया गया। इस्लामाबाद में ये केस जेर समाअत था। आजम सवाती के वकील ने जो उनके बेटे हैं वो इस केस को प्लीड कर रहे थे और उन्होंने अदालत में दलाइल दिए। बाबर अवान साहब भी मौजूद थे। बाबर अवान साहब की जानिब से अदालत में दलाइल दिए गए कि एक सियासी शख्सियत को मेडिकल्स की बुनियाद पर जो है वो जमानत दी गई। मुताबिद सियासी शख्सियात को अदालत की जानिब से रिलीफ दिया जाता है, तो आजम सवाती को क्यों नहीं दिया जा रहा, और वो जबकि 75 साल बुजुर्ग हैं। उन्होंने कहा कि मैं उस शख्सियत का नाम नहीं लेना चाहता जिनको रिलीफ दिया गया। अलबत्ता ये प्रेसिडेंट मौजूद है और वो केस के हवाले में आपको दे सकता हूं कि जिन जिन केसेस में रिलीफ मिलता रहा है। आपको पता है जरदारी साहब को भी इसी अदालत से रिलीफ मिला। आपको पता है पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमाओं इंक्लूडिंग नवाज शरीफ, मरियम नवाज, कैप्टन सफदर, इसी अदालत ने उनके केसेस खत्म किए। तो आज जो कहा गया बेसिकली कि इस अदालत से रिलीफ मिलता रहा, आजम सवाती को क्यों नहीं दे रहे। इससे कल एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई थी, वो मैं आपको बताना चाहता हूं क्योंकि उस पर बहुत ज्यादा केस मुनहसर है। वो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट बेसिकली ये थी कि आजम सवाती ने खत लिखा था जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक हैं, इन पर नो कॉन्फिडेंस का इजहार किया था, अदम एतमाद का इजहार किया था। और वो क्यों किया गया था कि आजम सवाती के केस में आमिर फारूक साहब मेरिट पर फैसला नहीं करेंगे, और जब मेरिट पर फैसला नहीं करेंगे, उन पर अदम एतमाद कर दिया गया, तो बज़ाहिर ये होता है कि जब ऐसी दरखास्त कोई आती है, ऐसा लेटर आता है, तो जो जज होता है वो कोई और बेंच बना देता है, खसूसन चीफ जस्टिस कोई और बेंच बना देता है और वो दूसरा बेंच उसको सुनता है। इंसाफ के तकाजों पर पूरा उतरा जाता है और फिर दूसरे बेंच जो है वो उस केस की समाअत करता है। लिहाजा आजम सवाती साहब ने पहले ये लेटर लिखा। अब इसमें ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट ये है कि आजम सवाती की बहन ये कह रही है कि वो लेटर विदड्रॉ करने का हम पर प्रेशर डाला गया, लेकिन आज अदालत में वो लेटर विदड्रॉ कर दिया गया। विदड्रॉ करने का मतलब ये है कि आजम सवाती साहब, जिन्होंने जस्टिस आमिर फारूक साहब पर अदम एतमाद का इजहार किया था कि वो उनको इंसाफ नहीं दे सकते, उन्होंने वो लेटर वापस लिया और फिर आजम सवाती साहब को जमानत मिल गई। 2 लाख मचलकों के एवज ये जमानत दी गई है। जस्टिस आमिर फारूक जो कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, उनकी जानिब से ये जमानत दी गई है और बिल आखिर आजम सवाती को एक तवील अरसे के बाद रिहा करने का हुक्म दे दिया गया है। और वो लेटर, मैं तो समझता हूँ कि वो लेटर बड़ा काम कर गया कि आपने पहले लेटर लिखा, आपने उस बेंच पे अदम एतमाद का इजहार किया, फिर वो आपने वो लेटर वापस ले लिया। क्योंकि चीफ जस्टिस ने कहा था कि अगर आपको मुझ पर एतमाद नहीं है तो मैं लार्जर बेंच तश्कील दे देता हूं जो कि इस केस की समाअत करेगा और फिर आपका केस हम मुलतवी कर देते हैं। आज FIA के प्रोसिक्यूटर नहीं आए थे जिन्होंने आजम सवाती का केस प्लीड करना था, और जब FIA के प्रोसिक्यूटर नहीं आए तो कहा गया कि ये केस मुलतवी किया जाए क्योंकि वो बिजी हैं, लेकिन अदालत ने ये केस मुलतवी नहीं किया और इस केस में जो फैसला था वो दे दिया, थोड़ी देर के लिए महफूज किया और उसके बाद ये फैसला सुना दिया कि आजम सवाती को अदालत 2 लाख मचलकों के एवज, 2 लाख रुपए मचलकों के एवज रिहा करती है। आजम सवाती बिल आखिर रिहा हो गए और वो आप अपनी फैमिली के साथ जाएंगे, लेकिन आजम सवाती को पता लग गया कि ये मामला इतना आसान नहीं है। मुतनाज़ा ट्वीट केस एक बड़ा लंबा केस था और इसे जो है इदारों ने पर्सनली लिया। आपने देखा कि उसकी वजह से आजम सवाती को एक लंबे अरसे तक जो है वो जेल बर्दाश्त करना पड़ी। क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आजम सवाती पे जो मुतादिद FIRs कायम की गई थी एक ही मुकदमे में, वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की नफी है। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स कर चुकी है कि एक मुकदमे में मुतादिद FIRs नहीं होनी चाहिए, ये ह्यूमन राइट वायलेशंस है। और लेकिन ऐसा किया गया, और क्यों किया गया ये हम सबको मालूम है। आखिर कब तक इस मुल्क में इस जुल्म का निज़ाम चलता रहेगा? हमें चेंज करना होगा, आगे जाना होगा, आगे बढ़ना होगा। बहरहाल हमें पता है कि मामलात इसी तरह होते हैं, एस्टैब्लिशमेंट से जो पंगा लेता है उसे फिर चखना तो पड़ता है मज़ा। हम आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के केस के हवाले से क्या हुआ। देखिए, इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से
यहाँ के जज जस्टिस अरबाब ने ऑर्डर किया था कि कराए जाएं, लेकिन वो कराए नहीं। इंट्रा कोर्ट अपील आ गई, हमने आपको बताया था। इंट्रा कोर्ट जब अपील आई तो आज 2 रुकनी बेंच ने, जस्टिस आमिर फारूक थे, उनके साथ खातून जज साहिबा थी, उन्होंने इस केस की समाअत की। और इस केस की समाअत के दौरान बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें आई हैं। वो इंपॉर्टेंट चीजें एक एक करके मैं बता देता हूँ। पहले तो ये मैं आपको बता दूं कि ये जो सिंगल बेंच का जो फैसला था, जो जज साहब ने दिया था, ये उसको चैलेंज किया गया, उसकी समाअत हुई है और उसमें अदालत ने अभी फैसला महफूज कर लिया। एक्सपेक्टेड फैसला क्या है? एक्सपेक्टेड फैसला ये है कि अदालत जो है वो सिंगल बेंच के जज के फैसले को मुअत्तल कर देगी। यानी जो इस्लामाबाद में आपको पता है कि जो इंतखाबात के हवाले से एक जज साहब ने फैसला दिया था, वो कलअदम हो जाएगा और फिर इलेक्शन कमीशन को कहा जाएगा कि नई डेट जो है अनाउंस करे। अब देखना इसमें यह है कि 101 हलकों पर, यानी पुरानी जो हल्का बंदियां हैं उन पर की जाती है यूनियन काउंसिल्स के हवाले से, या नई जो 125 यूसीज हैं जो कि लॉ बन गया उसके हवाले से की जाती हैं। आज बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स इस हवाले से जो है जस्टिस आमिर फारूक साहब ने दिए। उन्होंने कहा कि जो इलेक्शन कमीशन को, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन कोई बाउंड नहीं है कि अदालत उसको हुक्म करे तो वो माने, आप एक आज़ाद बॉडी हैं। दूसरी बात उन्होंने ये की कि जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से कि आपने सिर्फ इलेक्शन कराना है, आपने टाइम लाइन देनी है। इलेक्शन कमीशन खुद भी ये कह रहा था कि ऐसा इंप्रेशन ना जाए कि हम इलेक्शन नहीं कराना चाहते, हम 101 पे भी कराना चाहते हैं, हम 125 पे भी कराना चाहते हैं। अगर 101 पे कराएंगे तो हम कोई भी डेट अनाउंस कर दें, आप हमें ऑर्डर दे दें कि 101 पे कराना है तो हम कोई भी डेट अनाउंस कर देंगे। अगर 125 पे जाते हैं तो हमें 120 दिन चाहिए और 120 दिन के दौरान जो है हमने ये डिसाइड करना है कि 120 दिन में हमने 125 यूनियन काउंसिल्स पे वर्क करना है, मेयर और डिप्टी मेयर के डायरेक्ट इंतखाब पे वर्क करना है और उसके बाद फिर हम किसी अनाउंसमेंट की पोजीशन पे होंगे। चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट दिए गए। उन्होंने कहा कि हमने इस केस में बाउंड्रीज डिफाइन करनी है। बाउंड्रीज क्या डिफाइन करनी है कि हर जो कहते हैं, उन्होंने कहा मैं इस बात का आदी हूँ कि हर जो इदारा होता है उसकी बाउंड्रीज और उसकी लिमिटेशन होती हैं, वो दूसरे इदारे के जो सर्कल है जिसमें वो वर्क कर रहे होते हैं उसमें जंप नहीं करना चाहिए। लेकिन अब चीफ जस्टिस बाउंड्रीज डिफाइन करने की बात करें और इस फैसले को मुअत्तल कर देंगे। देखा जाए तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो इस चीज पर क्वेश्चन ही नहीं किया कि इलेक्शन कमीशन ने किस तरह से ये फैसला दे दिया है कि वो अभी इलेक्शन नहीं करा सकते, या फिर वो अभी इस पोजीशन में नहीं है कि 125 जो है हल्का बंदी है, या फिर वो जो इलेक्शन जो लॉ बनाया गया उसकी मैलाफाइड पे बात नहीं की है। हाँ, 1-2 रिमार्क्स जरूर जो है चीफ जस्टिस की जानिब से आए हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जरूरी नहीं कि एक बिल आ गया तो उस पर आप पूरे इलेक्शन को मुलतवी कर दें। तो लिहाजा देखें, अब इस केस का फैसला तो अभी मुझे लग नहीं रहा कि इस अदालत से फैसला आएगा और इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाब यूं करके हो जाएंगे, बिकॉज जो समाअत है, जो उसका मैंने पूरी समाअत के बाद मैंने जो अखज़ किया है वो ये है कि राइट नाउ इट्स नॉट पॉसिबल कि इलेक्शन कमीशन बहुत जल्दी कोई इंतखाबात कराने की तरफ जाए। ये फैसला मुअत्तल होगा, थोड़ा सा टाइम दिया जाएगा इलेक्शन कमीशन को और उसके बाद इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात अनाउंस होंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।